हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी सीरीज। ज्योग्राफी सीरीज में अब तक हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। क्लास 1 में हमने बेसिक इंट्रो जाना, सेकंड क्लास में यूनिवर्स के बारे में जाना, थर्ड क्लास में हमने गैलेक्सीज एंड स्टार के बारे में जाना। आज ये हमारी क्लास नंबर 4 है। आज जानेंगे हम सोलर सिस्टम के बारे में, या सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में। पिछली क्लास में हमने बताया था कि गैलेक्सी क्या है, राशियां क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं, एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था जो गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? मंदाकिनी गैलेक्सी का। ठीक है, मंदाकिनी गैलेक्सी। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। मंदाकिनी गैलेक्सी में भी एक पार्ट है मिल्की वे। कोई कॉमन भाषा में मिल्की वे को ही गैलेक्सी बोल देता है कि दुग्ध मेघला ही हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी ही बोल देते हैं। हालांकि हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी है। मिल्की वे उसका एक पार्ट है। उस पार्ट में क्या है? सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है। समझ आया जी? ठीक है, सौर मंडल में क्या क्या होता है? सौर मंडल क्या है? कलेक्शन है सन का, प्लैनेट्स का, जो प्लैनेट्स में ग्रह आते हैं, ठीक है, ग्रहों का, सैटेलाइट्स उपग्रह, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस एंड अदर मटेरियल्स, ये सब किस में आते हैं? सोलर सिस्टम में आते हैं। सोलर सिस्टम में मेनली सन, 8 प्लैनेट्स हम देखेंगे, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, ये सब आते हैं। मान ये सन है, ठीक है, ये क्या है? सन है, सन सूरज है, ये सूर्य। सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ये आपको सभी को पता होगा। मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, इसके बाद अर्थ, मार्स है, देन बीच में क्या है? एस्टेरॉइड की बेल्ट है, मार्स और जुपिटर के बीच में। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो भी, जो ये है प्लूटो भी ग्रह की कैटेगरी में आता था, लेकिन 2006 में इसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया गया? ये 3 इसके रीज़न हैं। वो रीज़न जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम यहाँ तक क्लियर हुआ। सोलर सिस्टम क्या है? सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, डस्ट पार्टिकल, गैसेस और जो भी अदर मटेरियल्स हैं उनसे मिलकर हमारा सौरमंडल बना है। ठीक है जी। अब देखते हैं थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के ओरिजिन से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज हैं। ठीक है, ये हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि सौर मंडल का निर्माण, ओरिजिन कैसे हुआ था। इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। अलग अलग ज्योग्राफर, थिंकर, फिलोसफर ने अलग अलग थ्योरी दी। इन थ्योरीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने क्या, ज्योग्राफर्स ने जिस तरह से हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक मोनेस्टिक थ्योरी या मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, जो क्या है, एक ही बॉडी से बना हो। ठीक है, जो हमारा सौरमंडल है वो एक ही बॉडी से बना है। और डुअलिस्टिक या बाइनरी कॉन्सेप्ट में 2 बॉडी या फिर 3 बॉडी से मिलकर बना है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये थ्योरीज हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन एंड एज ऑफ द अर्थ, वहाँ पर काफ़ी विस्तार से हमने पहले भी कराई हैं ये थ्योरीज, लेकिन ये एक नई सीरीज है तो यहाँ पर हम फिर से काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें कराएंगे। मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट में गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट आता है। ठीक है, कांट ने थ्योरी दी। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास की आती है। डुअलिस्टिक या बाइनरी कॉन्सेप्ट में प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस आती है चैम्बरलिन की। ठीक है, चैम्बरलिन के साथ एक नाम और जोड़ दिया जाता है, मोल्टन। ठीक है, चैम्बरलिन एंड मोल्टन।
टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स ने दी और उसको मॉडिफाइड किया किसने? हैरोल्ड जेफरे ने। ठीक है, नाम याद रखना, मॉडिफाइड बाय हैरोल्ड जेफरे। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस रसल के द्वारा दी गई। सुपरनोवा हाइपोथेसिस फ्रेड होयले के द्वारा। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ओटो स्मिथ के द्वारा। एंड बिग बैंग थ्योरी, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था, किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा। लेमेटेर, जॉर्ज लेमेंटेयर या जॉर्ज लेमेट्रे, जो कि एक प्रीस्ट थे, कहाँ के? बेल्जियम के। बेल्जियम एक कंट्री है। इन्होंने 1920s में अपनी ये थ्योरी दी और एक्सेप्ट कब की गई? 1972 में। सब कुछ याद है या भूल गए? ठीक है ना, रिवाइज करते रहना है साथ के साथ जो भी क्लास हम करा रहे हैं। काफ़ी मेहनत से, काफ़ी शिद्दत से कमेंट बनाया है और ये कंटेंट बनाया है। इस कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी समझ आई? तो हमने ये सारी थ्योरी यहाँ पर देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको पहले सोलर सिस्टम पर आगे, जैसे हमने 8 प्लैनेट्स आपको बताए, 8 प्लैनेट्स कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इनमें से 4, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको क्या है? हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स, या फिर इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, इनको क्या है? इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोला जाता है। आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इनर प्लैनेट में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, तो ये इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में कौन कौन आते हैं और जोवियन प्लैनेट्स में कौन कौन आते हैं। जोवियन नाम सुनकर आप घबरा जाओगे, तो इसलिए इनर आउटर नहीं पूछते हैं डायरेक्ट। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब आपसे एक सवाल और पूछते हैं हम यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल पुल किसका ज़्यादा होगा इन चारों में और किसका कम होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। ग्रेविटेशनल पुल क्या इनर प्लैनेट्स का ज़्यादा होगा या फिर आउटर प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स का ज़्यादा होगा? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है जी, ये आपके लिए है। एक तरह से इसको आप होमवर्क मान लीजिए या क्लास के बाद का वर्क मान लीजिए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक एक कर पहले सन पढ़ेंगे फिर प्लैनेट पढ़ेंगे। ये सन है। सन में देखिए हम क्या कैसे पढ़ेंगे। सन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो सन का हम इंटीरियर पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सन पहली बार पढ़ रहे होगे इतना डिटेल में, क्योंकि सन को इतना डीपली नहीं पढ़ाता है कोई भी। इंटीरियर ऑफ द सन पढ़ेंगे और एटमॉस्फेयर ऑफ द सन पढ़ेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंटीरियर ऑफ द सन, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। इंटीरियर ऑफ द सन में हम कोर पढ़ेंगे, कोर, रेडिएटिव जोन पढ़ेंगे, कन्वेक्टिव जोन पढ़ेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं, आपको यहाँ क्लियरिटी हो जाएगी। तो इंटीरियर ऑफ द सन में कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन, ये तीनों पढ़ेंगे। और एटमॉस्फेयर ऑफ द सन में हम फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, इन तीनों को पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ द सन में। क्लियर हुआ जी? लिख सकते हो, बाकी हमने आगे लिखा हुआ है विस्तार से। सन क्या है? सन एक स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सोलर सिस्टम का एक स्टार है। सन को हम इंटीरियर ऑफ द सन, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। इंटीरियर में हम कोर, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन, जैसा कि डायग्राम में हमने दिखाया है, कोर, कन्वेक्टिव, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। एटमॉस्फेयर ऑफ द सन में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक कर पढ़ लेते हैं इनको। बट बिफोर डेट एक नोट ले लेंगे। सन क्या है? सन ना तो पूरी तरह से सॉलिड है
ना ही पूरी तरह से गैस है। अब हम आपसे पूछे सन क्या है, क्या एक बॉल की तरह है या फिर गैस की तरह है, ठीक है। तो सन का आकार अपने आप में ही इतना बड़ा है, ठीक है। सन क्या है, एक बिग बॉल है गैस और प्लाज्मा की, ठीक है। गैस प्लस प्लाज्मा दोनों से मिलकर बना हुआ है सन, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है आपको पता ही होगा, 3 स्टेट पढ़ते हैं हम बचपन में केमिस्ट्री में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके भी अलावा 2 स्टेट और होती हैं, वो जब हम हायर क्लास में जाते हैं तब पढ़ाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा एक स्टेट और होती है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो ये ना तो पूरी तरह से लिक्विड होता है, ना ही पूरी तरह से गैस होता है, ना ही पूरी तरह से सॉलिड होता है। तो प्लाज्मा एक अपनी अलग स्टेट है, ठीक है जी। तो सन क्या है, एक बड़ी बहुत बड़ी बॉल है गैस और प्लाज्मा की। तो पहले पढ़ेंगे हम कोर ऑफ द सन। कोर ऑफ द सन में हम देखेंगे, अब आप हमसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे कि भैया सन अपनी एनर्जी, जो एनर्जी आती है सन के अंदर कैसे आती है, ठीक है, कैसे बनती है सन के अंदर। तो जो सन की एनर्जी है इनर मोस्ट पार्ट में बनती है, नो डाउट, ठीक है, वही सोर्स है सन की एनर्जी का। तो सन के अंदर क्या है, प्रोसेस होती है, 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं। और प्रोसेस कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले भी हमने इनका जिक्र किया है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इसको बोला जाता है। अब देखते हैं हम रेडिएटिव जोन को। देखिए पहला हमने कोर पढ़ा, अंदर की तरफ होता है बिल्कुल कोर। तो रेडिएटिव जोन जो है वो जोन है कोर और कन्वेक्टिव जोन के बीच का पार्ट, कोर और कन्वेक्टिव जोन के बीच का पार्ट। जैसा कि डायग्राम में यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये कन्वेक्टिव जोन है, ये कोर है, तो बीच में क्या है, रेडिएटिव जोन है, ठीक है। डायग्राम को अपने दिमाग में बस आना है, उसके हिसाब से ही पढ़ना है। दिस जोन कंसिस्ट ऑफ 45% ऑफ द सन्स इंटीरियर, जो सन का इंटीरियर है उसका 45% भाग रेडिएटिव जोन के अंदर में ही आता है। जो एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट होती है रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। कोर में क्या है, निर्माण हुआ, कोर में जैसे निर्माण हुआ, यहाँ पर ये कोर है, ठीक है, ये वाला हिस्सा मान लीजिए कोर है पूरा। तो यहाँ से एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में बाहर की तरफ जाती हैं, ठीक है जी। किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन ट्रांसमिशन, रेडिएशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे से टच होती है और ट्रांसफर होता है हीट का, उसको कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन में क्या है, कन्वेक्शन में, ठीक है, तो कोई टच नहीं होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। कंडक्शन में एक दूसरे से टच होगी, जैसे ये रोड है, इधर फ्लेम है, ठीक है, आग जली हुई है, इधर से आपने पकड़ा है तो इधर से ये गर्म हो जाएगी। कन्वेक्शन में भगोने में आप चाय उबाल रहे हो, तो यहाँ पर ये जो है ऊपर जाएंगे पार्टिकल्स, नीचे जाएंगे, तो इसको कन्वेक्शन। रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं होता है, वेव्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी ऑफ द कोर इज ट्रांसफर्ड थ्रू रेडिएटिव जोन इन टर्म्स ऑफ फोटोन एमिशन। और फोटोन क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, बंडल में जाती है, ठीक है, एनर्जी, तो रेडिएशन की फॉर्म में जाती है, ठीक है जी। 2 चीजें क्लियर हुई, कोर क्लियर हुआ होगा आपको, रेडिएटिव जोन क्लियर हुआ होगा। अब टैकोलाइन देखते हैं, टैकोक्लाइन, ठीक है। टैकोक्लाइन से सवाल पूछा गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर अलग से लिखा है। ये क्या है, एक तरह की बाउंड्री है रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बीच की, टैकोक्लाइन, ठीक है, टैकोक्लाइन।
टैकोक्लाइन, ठीक है, या इसको टैकोक्लाइन बोल सकते हो आप, ठीक। दिखाते हैं डायग्राम में कहाँ होगी। ये है ना कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको टैकोक्लाइन बोला जाता है, ठीक है, टैकोक्लाइन, ये याद रखना है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे कन्वेक्टिव जोन की तरफ। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सन के इंटीरियर की। 3 पार्ट देखे थे सन के इंटीरियर में, कोर, रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन, और ये एक्टिव जोन होता है, मोस्ट एक्टिव जोन है। क्यों? ड्यू टू कन्वेक्शन। अभी तक हमने देखा रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ये क्यों एक्टिव जोन है? यहाँ पर क्या है? कन्वेक्शन प्रोसेस हो रही है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय कन्वेक्शन। इस जोन में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है? कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन हमने बताया है अभी, रेडिएशन, ठीक है, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ठीक है, ये तीनों आप याद रखना है। सन स्पॉट्स एंड सन फ्लेयर्स एक्टिविटीज हैपेंड इन द कन्वेक्टिव जोन। देखिए सन स्पॉट ये दिखाई दे रहे हैं ना, सन स्पॉट, तो जो ये सन स्पॉट और सन फ्लेयर्स है, ये एक्टिविटी कहाँ होती हैं? ये कन्वेक्टिव जोन में ही होती हैं, ठीक है जी। तीनों याद रखना है, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स की एक्टिविटीज होती हैं। सवाल पूछा जाएगा, लिख लीजिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे जाएं, चाहे डायरेक्ट पूछे जाएं, लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। तीनों क्लियर। अब चलते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ। एटमॉस्फेयर में पहले फोटोस्फेयर देखेंगे, ठीक है। फोटोस्फेयर वो पार्ट है जो सन के इंटीरियर और सोलर जो एटमॉस्फेयर होता है, ये सन का इंटीरियर जैसे ही खत्म हुआ, सन का इंटीरियर, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसी को फोटोस्फेयर, जो चमकता है ना, इट इज द रीजन वेयर द लाइट ऑफ द सन इज एमिटेड, जो चमकता है जहाँ से एमिट होती है लाइट, इसी को फोटोस्फेयर बोलते हैं। फोटो का मतलब ही चमकना है, फोटो स्फेयर, ठीक है, तो ये हिस्सा चमकता है। यहाँ से जो एनर्जी आती है या सन वेव्स आती हैं, वो 8 मिनट लेती हैं यहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने में। तो ये चीज़ें आप याद रखना है, ये कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, जो काम की बातें हैं वो याद रखनी है, ठीक है। यही पार्ट हमको दिखाई देता है, फोटोस्फेयर वाला पार्ट, ठीक है। तो फोटोस्फेयर समझ आया। अब आगे देखते हैं क्रोमोस्फेयर, ठीक है। ये क्या है? मिडिल लेयर है सन के एटमॉस्फेयर की। क्रोमो का मीन्स होता है कलर, और क्रोमोस्फेयर का मतलब होता है स्फेयर ऑफ कलर्स, ठीक है। इस तरह से अगर पूछा जाए, ये वाला पार्ट हमको कब दिखाई देता है? ये वाला पार्ट हमको दिखाई देता है ड्यूरिंग एंड एक्लिप्स, जब ग्रहण पड़ता है, ठीक है, ग्रहण के टाइम पर ये वाला पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। ट्रांजिशन रीजन पूछा गया तो लेयर कोरोना और क्रोमोस्फेयर के बीच की जो लेयर है उसको ट्रांजिशन रीजन बोला जाता है। समझ आया जी। अब कोरोना देख लेते हैं। ये कोरोना कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, ये अलग कोरोना है, ठीक है। वो एक वायरस था, वो अलग चीज है, ये कोरोना अलग है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है सन के एटमॉस्फेयर की, और कब दिखाई देता है? जब टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, पूर्ण सूर्य ग्रहण पर ये दिखाई देता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण पर, ठीक है। जब पृथ्वी आ जाएगी, पूरा हिस्सा, ये मून आ जाएगा, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये क्या है? सन है। अब इसके बीच में मून आ गया, ठीक है। अब इधर अर्थ है, तो अर्थ को सन का कोई पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, मून के आ जाने से सिर्फ बाहर बाहर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। कोरोना वाला पार्ट पूर्ण सूर्य ग्रहण में सिर्फ बाहर बाहर वाला ये वाला पार्ट दिखाई देता है, इसी को कोरोना बोला जाता है। समझ आया?
6 पार्ट हमने सन के देखे। कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन एंड कोर ऑफ द सन। यहाँ तक कोई दिक्कत सन में? ठीक है, सन हमने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, पार्ट में डिवाइड किया, इंटीरियर ऑफ द सन, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, फिर हमने एक एक पार्ट पढ़ा, कोर ऑफ द सन, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना। ठीक है, अब कुछ पॉइंट यहाँ पर फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं। अभी हमने सन स्पॉट की बात की थी ना। सन स्पॉट वो रीजन होता है जहाँ से सोलर फ्लेयर ओरिजिनेट करती हैं। देखिए ये सन स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये सन स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, देखो ये निकल रही ना, सोलर फ्लेयर्स निकली तो यही हिस्सा क्या है, सन स्पॉट है, और ये डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस क्या है? जब सोलर फ्लेयर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में चली गई, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाकर आइनोस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ाएंगे, उसमें एक लेयर है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर में जाके ये पोल के ऊपर चमकते हैं, और जब चमकते हैं नॉर्थ पोल पर जब चमकता है जो सोलर फ्लेयर्स है उसको ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, और जब साउथ पोल पर चमकता है तो ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस बोलते हैं। समझ आया जी? ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण भी यहाँ पर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी काम करता है। समझ आया इतना? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, अब देखते हैं प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब ग्रह देखते हैं, फिर क्लास को हम एंड अप करेंगे। ठीक है, एक बार इन ग्रह को और देख लीजिए। कौन कौन से ग्रह हैं? मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये 8 ग्रह को हम डिटेल में यहाँ पर अब देखने वाले हैं। सन हमने सबसे पहले पढ़ लिया जो इम्पोर्टेंट हिस्सा था। ठीक, एक एक कर ग्रह को पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं हम मरकरी को। तो मरकरी क्या है? सन के सबसे पास है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये डायग्राम आपने देख लिया होगा ना, तो फिर से रिपीट तो नहीं करेंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये क्या है? इनर प्लैनेट है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है या इनर प्लैनेट बोला जाता है। इनको सॉरी यहाँ से मार्स से है, ये जुपिटर से नहीं है, मार्स से। इसको इरेज कर देते हैं, हो जाता है कभी कभी। ठीक, हाँ, तो समझ आया। तो टेरेस्ट्रियल इनर प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जोवियन प्लैनेट्स हैं या आउटर प्लैनेट्स हैं। समझ आया यहाँ तक? अब एक एक देखते हैं। मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के पास, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सौरमंडल का। यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। यहाँ पर दिन क्या है? बहुत गर्म होते हैं, और नाइट एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडी होती हैं। ठीक है, यहाँ इसकी कोई प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का उदाहरण मैरिनर 10 है, और ये सन के चारों तरफ 88 दिन में चक्कर लगाता है। फैक्ट समझ आए? 6 पॉइंट मरकरी से रिलेटेड। ये मरकरी है डायग्राम में। वीनस की बात करें तो ये एक तरह से मौसी है। ठीक है, मौसी कैसे? मौसी कैसे है सर जी? अरे भैया, धरती हमारी क्या है? धरती माँ है। पृथ्वी क्या है? अर्थ। अर्थ हमारी माँ है। ठीक है, माँ। और वीनस क्या है? वीनस हमारी मौसी है। इसको अर्थ की ट्विन बोला जाता है, सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक, इसलिए मौसी हुई ना हमारी। तो वीनस का अगर कोई पूछे कि वीनस क्या है? हमारी मौसी है। और मौसी क्या है? हमेशा उल्टी चलती है। ठीक है, मौसी कैसे चलती है? उल्टी चलती है। सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमेंगे, लेकिन मौसी जी ईस्ट से वेस्ट घूमना पसंद करेंगी। ठीक है, थोड़ा सा मौसी में होता है ना, तो मौसी ईस्ट से
वेस्ट घूम रही हैं जी। आगे एक और प्लैनेट आएगा यूरेनस, तो उसकी डायरेक्शन भी अलग होती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी ईस्ट टू वेस्ट ही मानते हैं, ठीक है। ये दो ग्रह ऐसे हैं वीनस एंड यूरेनस जो अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ठीक है। ये मौसी जी हैं, शेप भी इनका बिल्कुल अर्थ की तरह है और साइज भी, इसलिए जुड़वा बहन बोला जाता है। अब नखरे हैं मौसी जी में तो गर्म भी होंगी, तो सबसे गर्म ग्रह मरकरी नहीं होता। अगर आप गलती से देखिए काफ़ी स्टूडेंट मरकरी लगा देते हैं, उनसे पूछते हैं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो जो जोश में मरकरी लगा देंगे, घर आकर देखेंगे अरे भैया गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? अब सन के पास है तो सीधी सी बात है गर्म, हमको लगेगा कि गर्म है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हमने एक लाइन बोली थी, मरकरी दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो रात में उतना ही ठंडा होता है, क्योंकि उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता गैस को ट्रैप करने के लिए। जो गैस दिन में आई रात को वापस चली गई, इसलिए रात में ठंडा होता है। और ये इतना गर्म नहीं होता जितना वीनस होता है। तो वीनस क्या हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह वीनस है और 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और आपको पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करती है हीट को, इस वजह से गर्मी ज़्यादा होती है वीनस पर। समझ आए 2 पॉइंट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट से वेस्ट घूमती हैं, जैसा कि हमने बताया। इनका भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। मौसी जी ने लिए 225 दिन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के मौसी ने लिए हैं 225 दिन, ठीक है। क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के, ठीक है। अगर पूछा जाए, अब भैया अपनी मम्मी से पूछोगे कि मम्मी आपके पास कौन है, अगर मौसी की कॉल आएगी तो मम्मी एक एक घंटा बिता देंगी, ठीक है, तो मौसी ही पास होंगी। तो ऐसे याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह कौन सा है, तो वो वीनस है। दो में ही कंफ्यूज हो सकते हो, क्यों? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो आप मार्स और वीनस में होगे, लेकिन वीनस अर्थ के पास होता है, ठीक है। एक टीटीएस बोडे रूल होता है, टीटीएस बोडे रूल। जैसे जैसे आप सन से दूर होते चले जाओगे तो दूरी डबल होती चली जाएगी, मरकरी से वीनस, फिर यहाँ से 2 गुना, फिर 2 गुना, ऐसे 2 गुना बढ़ती जाएगी। 2 है तो 4, 4 फिर 16, इस तरह से बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं टीटीएस बोडे रूल, क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो मौसी जी को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, भोर का और सांझ का तारा, क्योंकि ये सुबह के टाइम ईस्ट में चमकती हैं मौसी जी और शाम के टाइम कहाँ, वेस्ट में चमकती हैं। तो घूमती रहती हैं मौसी जी सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, गर्मी भी ज़्यादा होती है और सबसे चमकीला ग्रह कौन है, मौसी जी हैं। तो मौसी जी के बारे में समझ आया भाई साहब। वीनस हमने यहाँ पर पूरा क्लियर करा दिया। अब देखते हैं धरती हमारी माँ है, तो माँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। धरती हमारी माता है, ठीक है, पृथ्वी हमारी माता है। तो ब्लू प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट इसलिए है क्योंकि भैया 71% भाग पर पानी ही पानी पाया जाता है, H2O पाया जाता है। सन के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगाती है। अब आप बोलोगे सर साल कितने दिन का होता है? भैया 365 दिन का होता है और हर 4 साल में 366 दिन का होता है। तो सर ऐसा क्यों होता है 366 दिन का एक साल, बाकी 3 साल तो हमारे 365 दिन के हुए? तो भैया देखिए ये जो 6 घंटे है ना, 6 घंटे, अब 6 घंटे एक साल के बचा कर रखे हमने, 6 घंटे फिर एक साल के, 6 घंटे फिर एक साल के और 6 घंटे फिर एक साल के। अब इन चारों को मिला दो 6-6 घंटे को, तो भैया बन गया पूरा 24 घंटे, तो बन गया ना एक दिन।
तो ये एक दिन हर 4 साल बाद जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर 366 दिन का हर 4 साल में एक जो साल होता है वो 366 दिन का होता है। बाकी 3 जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहे हैं 2022 मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 366 का है, तो इससे पहले के 21, 20, 19 ये कितने के रहे होंगे, ये 365 के रहे होंगे। ठीक है, समझ आया। तो रिवॉल्यूशन टाइम पर ही डिपेंड करता है। और ये चक्कर अपनी धुरी पर, सन अपनी ये अर्थ अपनी एक्सिस पर, ये अर्थ का एक्सिस है, अर्थ झुकी हुई है कितने पर, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। तो ये क्या है, 23 घंटे 56 मिनट में अपनी धुरी पर घूमती है। सबसे ज़्यादा घनत्व है इस प्लैनेट का, अर्थ का। ठीक है, और इसकी प्राकृतिक जो उपग्रह है वो मून है, चंद्रमा है। ठीक है जी, वो क्या है, चंद्रमा है। तो समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा मार्स। ठीक है, मार्स है हमारा अगला प्लैनेट। इसको बोलते हैं लाल ग्रह, रेड प्लैनेट। अब भैया ये लाल ही लाल, गुस्से में बिल्कुल लाल ही लाल रहता है। ठीक है, क्यों रहेगा गुस्से में लाल, क्योंकि ये बोल रहा है कि भैया सन था, यहाँ पर मरकरी था, यहाँ वीनस था, यहाँ अर्थ है, यहाँ मार्स है। तो ये गुस्सा है अर्थ से, बोला आपने वीनस को तो अपनी बहन बना लिया और मुझे कुछ नहीं बनाया। ठीक है, मुझे तो कोई दर्जा नहीं दिया, इसलिए इसने मुंह फुला लिया और ये क्या है, लालम लाल हो गया, जो कपाट। तो ये लाल किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से। यहाँ पर लोहा देखा होगा ना आपने, लोहा कैसा रंग का होता है, जब तक पेंट नहीं करें या जंग लगी हुई होती है तो वो थोड़ा लाल लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये रेड प्लैनेट कहलाया जाता है। अर्थ कैसा प्लैनेट था, ब्लू प्लैनेट था। ठीक है, याद रखना है। नेचुरल सैटेलाइट इसकी फोबोस और डिमोस है। कौन कौन सी, फोबोस और डिमोस। और जो डिमोस है सबसे छोटी प्राकृतिक उपग्रह है, स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो ये सवाल अधूरा है। ठीक है, आप बोलोगे सर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है सर, 8,848 किलोमीटर, सॉरी 8,848 मीटर इसकी हाइट है सर। अब तो सुनने में आ रहा है सर 8,850 मीटर हो गई है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी सर माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत ही है। अगर हमने पूछा पूरे सोलर सिस्टम पर सबसे ऊंचा कौन है, तो भैया फिर माउंट एवरेस्ट नहीं है, फिर है निक्स ओलंपिया। कौन सा माउंटेन, निक्स ओलंपिया। कौन से ग्रह पर है, मार्स ग्रह पर। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है। ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी के बाद में, तो इसको दर्जा मिला है सबसे छोटे में दूसरे नंबर का। ठीक है, सबसे छुटका भैया कौन था, सबसे छुटका भैया मरकरी रहा। ठीक है, उसके बाद मार्स को नंबर मिला है। तो 2 बहनें बीच में हैं। ठीक है, ये भैया एक छोटा भैया इधर है से वो बैठा हुआ है यहाँ पर मरकरी, और फिर वीनस बहन है, फिर अर्थ बहन है, फिर मार्स भैया जी यहाँ हैं। तो चारों बहन भाई मिलकर हैं इनर प्लैनेट वाले। ये चारों क्या हैं, इनर प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। तो चारों समझ आए भैया। रिवॉल्यूशन की बात करें तो सन के चारों तरफ ये 686 दिन में चक्कर लगाता है। तो ये चारों ग्रह क्लियर हुए होंगे, मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी। अब चलते हैं हम जोवियन प्लैनेट की तरफ। जुपिटर की बात करें, बृहस्पति ग्रह की, तो लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर अर्थ को मान लीजिए जुपिटर को खोखला कर दिया, काट कर एक जगह से इसको थोड़ा सा जैसे बॉल होती है ना, बॉल को थोड़ा सा खोल कर
इसके अंदर छोटी बॉल फंसा देना। तो जुपिटर को अगर हमने खोला तो इसके अंदर भैया 1000 पृथ्वी आ जाएंगी, इतना बड़ा है ये। ठीक है, पृथ्वी से आप यूं भी बोल सकते हो 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर है। ठीक है, और अगर बात करें लार्जेस्ट सैटेलाइट की तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है, या गैनीमेड बोलते हैं। ठीक है, इसका रिवॉल्यूशन टाइम 11 साल 10 महीने। पृथ्वी के जो 365 दिन थे ना, एक साल बन रहा था, तो ये 11 साल 10 महीने में चक्कर लगाता है सन का। जुपिटर को क्या है? मिनिएचर सोलर सिस्टम भी बोलते हैं, नाम याद रखना। इट हैज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा दिन पूरे सौर मंडल में बृहस्पति का ही होता है। 10.5 घंटे में ये अपनी धुरी पर ही घूम जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं जुपिटर से रिलेटेड, याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है छल्ले वाला ग्रह, कौन सा? शनि ग्रह। सबसे सुंदर ग्रह बोला जाता है। पता नहीं क्यों लोग विचार करते हैं कि शनि को बुरा बताते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम में देखोगे सबसे सुंदर ग्रह, छल्ले वाला ग्रह शनि ही पाया जाता है। ठीक है, रिंग प्लैनेट बोलते हैं इसको। इसमें 7 रिंग पाई जाती हैं। लार्जेस्ट सैटेलाइट इसका जो उपग्रह है, लार्जेस्ट सैटेलाइट टाइटन है। ठीक है, कौन सा है? टाइटन। 29.5 साल में ये चक्कर लगाता है किसका? सन का। और देखने में कैसा होता है? ये येलो प्लैनेट होता है। ठीक है, पीले रंग का होता है, पीले रंग का। ठीक, तो शनि ग्रह सबसे सुंदर ग्रह। आप चलते हैं आगे। यूरेनस, अगला कौन सा है? अरुण, यूरेनस। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रीन प्लैनेट है। इसको हरा ग्रह बोलते हैं। ग्रीन कलर क्यों है भैया? इसका अमोनिया की बहुलता इसमें ज़्यादा होती है NH3 की इस ग्रह पर, इस वजह से इसका कलर हरा है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। और सर लेटा हुआ क्यों बोलते हैं? तो भैया हमने बताया था 2 ग्रह ऐसे हैं, एक तो वीनस और मौसी जी, याद आ गई? मौसी जी और इनके भैया हैं अरुण, ये दोनों क्या है? रूठे रूठे से हैं। तो ये फैमिली के जो बाकी 6 बहन भाई हैं उनसे रूठ गए। ये 6 बहन भाई एक तरफ चल रहे हैं और ये 2 बहन भाई वीनस और यूरेनस अलग डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। वीनस और यूरेनस। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे ही सवाल बनते हैं। इसकी खोज किसने की? हर्शेल ने की। कब? 1781 में। और ये रिवॉल्यूशन टाइम इसका सन के चारों तरफ 84 ईयर्स लगा देता है। ठीक है, समझ आया अरुण? अब देखते हैं भैया वरुण के बारे में। ठीक है, इसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है? नेपच्यून का 165 साल। इसको डिस्कवर्ड किया गाले के द्वारा। कब? 1840 में। और इसका कलर हल्का पीला होता है, लाइट येलो होता है। अब यहाँ ब्लू मत देख लेना, इसका कलर क्या है? हल्का पीला है। ठीक है, तो ये 8 ग्रह समझ आए। किसी में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। ये हमने 8 प्लैनेट यहाँ पर काफ़ी अच्छे से देखे हैं। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड। जो हमने सन स्पॉट बताया था ना, सन स्पॉट अपीयर और डिसअपीयर, ये हर 11 साल में दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसको सन स्पॉट साइकिल भी बोलते हैं। बस ये याद रखना है, साइकिल आपसे पूछा जाए तो 11 साल। प्लूटो जो कि पहले एक ग्रह था, 2006 में इसको प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1930 में क्लाइड टोम्बो ने। किसने? क्लाइड टोम्बो ने। ठीक है, ये नाम याद रखना है। अब ये बोने ग्रह में आता है। किसमें? ड्वार्फ प्लैनेट में इसको गिना जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट देखी थी। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ देखी थी? मार्स और जुपिटर के बीच में नहीं देखी थी? भूल गए क्या? देखो यहाँ पर शुरू में हमने पहले ही डायग्राम में आपको तुरंत दिखाई थी भाई साहब।
कैसे भूल सकते हो, ये रही एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है, इतनी मेहनत से यहाँ पर लगाया है एस्टेरॉयड बेल्ट को। तो ये क्या है, छोटे 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 यहाँ पर एस्टेरॉयड हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा एस्टेरॉयड के बारे में ही, ठीक। तो मार्स जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। ड्वार्फ प्लैनेट में उदाहरण की बात करें तो सेरस, चेरोन, एरिस, प्लूटो, ये क्या है, बौने ग्रह में गिने जाते हैं। सेरस की खोज इटली के एस्ट्रोनॉमर पियाजी ने की थी। किन्होंने? सेरस की खोज पियाजी ने 1801 में, और इसको लार्जेस्ट एस्टेरॉयड माना जाता है, जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड किसको? सेरस को माना जाता है। डिबेट रहती है सेरस और किसमें, ये हमारा प्लूटो में, लेकिन कहाँ मोस्टली जगह सेरस को लिखा गया है। अब प्लैनेट की बात करें साइज के अनुसार, अभी तो हमने सन से दूरी के हिसाब से देखे प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब देखते हैं साइज के हिसाब से। तो भैया हमने बताया था 1000 पृथ्वी आ सकती है, तो सबसे बड़ा तो जुपिटर होगा, फिर हमारे शनि महाराज होंगे दूसरे नंबर पर, फिर अरुण, फिर वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। तो यहाँ तक क्लियर हुए। याद कैसे करने हैं, इस तरह से रख देना है, पहले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जोवियन प्लैनेट है, इनको रख देना, फिर अर्थ आती है, फिर वीनस, फिर मार्स, मरकरी भैया सबसे छोटे हैं, और मरकरी के साथ उनके भैया रूठे हुए मार्स भी सेकंड नंबर पर हैं। दोनों बहनें क्या हैं, 5वें और 6ठे नंबर को लेकर बैठी हैं। 5वें पर अब मम्मी बड़ी है, मौसी छोटी है, तो माता जी यहाँ पर पहले हैं और मौसी जी बाद में हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से साइज के हिसाब से याद रखना। प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से दूरी के हिसाब से, ठीक है। सबसे पास कौन है, वीनस, मौसी जी, फिर कौन है, मार्स, ठीक है, फिर मरकरी, फिर हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इन 3 ग्रहों में ही कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी तो आप लगा सकते हो, ठीक है। पहले नंबर पर वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी, ठीक। क्लियर हुए कुछ फैक्ट। चलो भैया अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। इन चारों में अंतर देखते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। ये क्या है, एस्टेरॉयड है, ठीक है, एस्टेरॉयड है। अब ये जब एस्टेरॉयड अपनी जगह से क्या है, डिस्प्लेस कर गया, जब एस्टेरॉयड अपनी जगह से डिस्प्लेस कर जाता है तो उसको क्या है, मेटियोरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटियोरॉइड्स, ठीक है। एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड में अंतर समझ आया। जब अपनी एक्चुअल पोजीशन से एस्टेरॉयड डिस्प्लेस कर गया तो मेटेरॉइड्स, जब मेटेरॉइड्स क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, अर्थ है, और ये हमने जो बाहर दिखाया ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अर्थ का क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। तो जब ये मेटियोरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, आइनोस्फेयर में आया, अगर तेज स्पीड है तो यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या है, ये टूटेगा, जिसे आप टूटता तारा भी बोल देते हो। तो ये क्या है, मीटियोर है या शूटिंग स्टार है। टूटता तारा बोलते हो ना, कि टूटते तारे से मनोकामना, कुछ भी चीज मांग लो वो पूरी हो जाती है। तो वो टूटता तारा नहीं है भाई साहब, वो क्या है, मेटियोरॉइड्स आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो चमकने लगता है, ठीक है। तो इस वो क्या है, मेटियोर बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये विखंडन हो गया, इसका टूट गया। अगर इसकी स्पीड मान लीजिए कम रही, यहाँ स्पीड मान लीजिए ज़्यादा थी, मान लीजिए स्पीड कम आई, फ्रिक्शन कम हुआ, तो पूरी तरह से ना टूटा, थोड़ा सा ही इसमें क्या है, विस्फोट हुआ, शूटिंग स्टार में यहाँ पर हल्का रहा। तो ये क्या है, जो बचा हुआ पार्ट बच जाता है, वो अर्थ के सरफेस पर गिर गया, उसको मेटियोराइट बोला जाता है, मेटियोराइट, ठीक है। जैसे झील है ना, लोनार झील, ठीक है, लोनार झील किसका उदाहरण है, यहाँ पर
मेटियोराइट ही गिरा था, ठीक है, वो गड्ढा बना उसकी और उसमें पानी भरा तो उसको लोनार झील का नाम दे दिया। ऐसे ही काफ़ी और झीलें हैं, आप उनके नाम भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मेटियोराइट्स, ठीक है, बड़ा पत्थर टाइप होता है, और जो ये होता है टेक्टाइट्स, ये थोड़ा साइज इसका छोटा होता है टेक्टाइट्स का, और जब आवाज़ होती है टूटता है तो उसको बोलाइड बोला जाता है। ये टर्म्स बस याद रखना है, तो इन टर्म से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब देख लेते हैं एस्टेरॉइड। जैसा कि हमने बताया, दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एक तरह से डिसइंटीग्रेशन होता है किसका, प्लैनेट्स का, डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों का विखंडन ही क्या है, एस्टेरॉइड्स है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर में। इसके अलावा भी दे ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, ये इसके बाहर भी पाए जाते हैं, कुपियर बेल्ट में भी। कुपियर बेल्ट प्लूटो के बाद आती है, कुपियर बेल्ट में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेटियोरॉइड्स बताया, जैसा कि एस्टेरॉइड मूव करेगा अपनी एक्चुअल पोजीशन से, नाम बदल जाता है मेटियोरॉइड्स। जब मेटियोरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के इन्फ्लुएंस में आएगा उसको मेटियोर या शूटिंग स्टार बोला जाता है। बोलाइड जब एक्सट्रीमली ब्राइट मेटियोर क्या है, एक्सप्लोइड करेगा एटमॉस्फेयर में, उसको बोलाइड बोला जाएगा। और मेटियोराइट जो बचा हुआ पार्ट है, मेटियोर या बोलाइड पूरी तरह से जल नहीं पाता, और अर्थ के सरफेस पर जो पार्ट गिरता है उसको मेटियोराइट्स बोला जाता है, और स्मॉल पार्ट को टेक्टाइट्स बोला जाता है। तो भैया ये समझ आए पांचों, ठीक है। अब आगे चलते कॉमेट की तरफ। कॉमेट पढ़ने से पहले एक बार डायग्राम दिखा देते हैं आपको। ये डायग्राम ध्यान से देखना, ये कॉमेट का डायग्राम है। तो कॉमेट क्या है, दीज आर द बॉडीज कंपोज्ड ऑफ डस्ट, आइस और गैसेस से मिलकर बनी है, कम फ्रॉम द कोल्डर एंड डार्कर एरिया अवे फ्रॉम सन। ये क्या करते हैं, दे गो अराउंड द सन इन लार्ज एंड इरेगुलर ऑर्बिट होता है, कहीं भी घूमते फिरते रहते हैं। वाइल मूविंग इन देयर ऑर्बिट, व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू द सन दे स्टार्ट ग्लोइंग विद अ ब्राइट गैसियस टेल अवे पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूंछ की तरह है, चमकते रहते हैं ये कॉमेट, धूमकेतु इनको हिंदी में बोलते हैं। इनको आप अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल कॉमेट हेली, जो कि 76 साल बाद रिटर्न होता है, ठीक है। लास्ट टाइम ये 1986 में देखा गया था, इसकी खोज एडमंड हेली ने की थी। तो ये आज की हमारी क्लास नंबर 4 रही। आज की क्लास में हमने कॉमेट, एस्टेरॉइड, मेटियोरॉइड्स, मेटियोर्स, बोलाइड, मेटियोराइट्स, इनमें अंतर, फैक्ट, सोलर सिस्टम से रिलेटेड ग्रह देखे हमने 8, सन के बारे में डिटेल से पढ़ा, जो भी फैक्ट्स थे वो देखे, ठीक है। तो ये थ्योरीज भी देखी, थ्योरीज को हम डिटेल में जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में कराएंगे। तो आज की इस क्लास में हमने टोटल सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अगर कोई भी अभी भी डाउट रह गया हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, आपके डाउट को भी सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।